Welcome to the notes making strategy and lecture number 12 of GS3 economy series. हम already lecture 12 पे आ चुके हैं and we'll continue from where we left in the last lecture. And sorry for last week, I was not well. So this will be our LPG, that is liberalization, privatization, globalization का part 2, and we have already discussed liberalization and privatization by now. So last lecture we'll just go through once. हमने major steps and reforms कर लिया था of liberalization and privatization, right? We understood that liberalization cannot be possible, sorry, privatization cannot be possible without liberalization. तो रिफॉर्म कैसे कैसे किए गए थे हमने देख लिया. इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया था, MRTP चेंज किया गया था, दैट इज़ मोनोपोली, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस इनको चेंज किया गया था, FDI को लिबरलाइज किया गया था, रुपीज़ को डिवैल्यूएट किया गया था, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs. सो वी सॉ ऑल दिस. प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन देख लिया, अचीवमेंट देख लिया था हमने, ड्रॉबैक्स देख लिया था उसका. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट इज इसका ग्लोबलाइजेशन पार्ट रह गया. ये छोटा लेक्चर होगा. देखो अभी से सिंस हमारा थोड़ा गैप बन गया था, वरना इस वीक में ऑलरेडी ख़त्म हो जाना चाहिए था अब तक. सो अब हम करेंगे, देखो हमारे पास टेक्निकली क्या बचा हुआ है, लिबरलाइजेशन बचा हुआ है. ठीक है, विल डू लिबरलाइजेशन एंड सॉरी ग्लोबलाइजेशन करेंगे. ग्लोबलाइजेशन ख़त्म होने के बाद हमारा ये सारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है. अब देखो बजटिंग का ना एक छोटा सा पार्ट आ जाता है कभी कभी. टैक्सेशन भी देख लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के बजटिंग का पार्ट टैक्सेशन भी है. तो टैक्सेशन देख लेंगे एक बार, वो बाद में देखेंगे. बट अभी उससे पहले हमने लिबरलाइजेशन कर लिया, LPG पूरा ही कर लिया. बट इंडस्ट्रीज़ की है ना, तो इंडस्ट्रीज़ में हम एक बार इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी देख लेंगे. ठीक है, पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लेंगे, इसी में हम MSMEs देख लेंगे. ठीक है, एंड इसी में वेरियस हम लोग सर्विस सेक्टर्स भी देख लेंगे. ठीक है, सर्विस सेक्टर्स आएगा, उसके बाद से हम लगे हाथ उसमें और डिफरेंट टाइप्स के सेमीकंडक्टर, MSMEs, ये सारा कुछ इसी में देख लेंगे. ठीक है, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर. उसमें एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, और इन सबको एक छोटे छोटे लेक्चर्स में करेंगे और अलग अलग लेक्चर्स में करेंगे. नॉट कि एक ही बार इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ा और सारा मैं आपको करा दूँ ताकि आपके लिए भी बोरिंग हो जाए और जब कभी रिवाइज करना हो तो आपको वापस यहाँ ना आना पड़े. ठीक है, विल डू इट इन स्मॉल पोर्शंस. ओके, ठीक है, एंड देन एट लास्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल करेंगे एंड देन हमारा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब रही बात, आप बोलोगे सर CRR, SLR ये सब कहाँ? देखो वो सब RBI का है, गवर्नमेंट बजटिंग का हिस्सा नहीं है वो सब. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट बजटिंग है. सो हम सिर्फ इकोनॉमी को इकोनॉमी परस्पेक्टिव ऑफ मेन से ही करेंगे. प्री ऑब्वियसली पढ़ेंगे तो उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करेंगे जब हमारा मेंस वगैरह होगा. बट अभी हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस इज कंप्लीटिंग आवर सिलेबस फॉर मेंस. ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, दैट इज पार्ट 2 ऑफ LPG रिफॉर्म, लेक्चर नंबर 12. आ जाओ, अब बताओ ग्लोबलाइजेशन. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? देखो हमने लिबरलाइजेशन पढ़ लिया. ठीक है, लिबरलाइजेशन देख लिया, हमने प्राइवेटाइजेशन देख लिया. लिबरलाइजेशन में समझ गए कि कैसे सरकार ने उस पर से अपना कमान, जो सरकार ने अपने कमान कसी हुई थी सब पे, उसको सरकार ने ढीला किया. जब सरकार ढीला करेगी तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर आएंगे उसके अंदर. बट प्राइवेट प्लेयर कैन कम बोथ इन डोमेस्टिक, फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एंड फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट एज वेल. तो जब ग्लोबल मार्केट से आएंगे प्राइवेट प्लेयर तो ग्लोबल मार्केट का इंटीग्रेशन होगा हमारे डोमेस्टिक मार्केट में. और जब दोनों हो जाएगा तो हमें ये भी पढ़ना होगा कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट्स क्या हैं. तो आज पहले पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है. कि ग्लोबलाइजेशन को अगर एक वर्बल डिक्शनरी मीनिंग से देखें तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द डीपनिंग. ठीक है, कि मतलब जो बाहर से मैंने कहा कि अभी जैसे लिबरलाइज़ किया, आपने लिबरलाइज़ किया तो प्राइवेटाइज़ किया. प्राइवेटाइज में दोनों प्लेयर आएंगे, डोमेस्टिक के प्लेयर आएंगे एंड देन ग्लोबल प्लेयर आएंगे. सो डोमेस्टिक प्लेयर तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए, बट अब गवर्नमेंट जिस काम को कर रही थी उसमें डोमेस्टिक प्लेयर प्राइवेट के इन्वॉल्व हुए. बट जब ग्लोबलाइजेशन से आएंगे, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ डीपनिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी थ्रू ट्रेड. कैसे इंटीग्रेट करोगे? किसी भी फॉरेन इकोनॉमी से अपने आप को इंटीग्रेट करना है तो हाउ वुड वी इंटीग्रेट? विल इंटीग्रेट थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपिटल, पीपल, कल्चर. इसी तरीके से ग्लोबलाइज हुआ. तो जब ग्लोबलाइज होगा और जब बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे और लोग आएंगे अपने जॉब सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो वो सिर्फ लोग नहीं आ रहे, वो अपने साथ पैसा लेके आएंगे, अपने साथ कुछ पॉलिसी इन्फ्लुएंस लेके आएंगे, कुछ कैपिटल लेके आएंगे, कुछ टेक्नोलॉजी लेके आएंगे. और जब वो खुद इंसान आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ कल्चर भी लेके आएंगे. राइट, सो वील अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन को ऐसे ही कि ग्लोबलाइजेशन इज द डीपनिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड पीपल एंड कल्चर. अब देखो, इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट ट्रेड. जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई अभी का फिनोमेना तो है नहीं. इवन व्हेन वी स्टडी हरप्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी सी ट्रेड हो रहा, अफगानिस्तान से ट्रेड हो रहा है, लैपिस लुइस आ रहा है, वी सी सिल्वर वी सी कॉपर, they are coming, they are being traded. We'll see different types of gemstones are being traded from different part of the country or the globe.
वन सेकेंड. So we saw कि how even in ancient times there was a इंस्टिंक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन था. ठीक है. सो अब देखो क्या है कि अब एक ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इसके ड्राइवर्स क्या क्या होंगे. देखो सबसे पहला ड्राइवर तो यही कि सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म लाई. सबसे पहला ड्राइवर तो यही है कि रिफॉर्म ऑफ 1991 इज अ पहला ड्राइवर. ठीक है. उसके बाद से एफडीआई को लिबरलाइज किया हमने. आईटी रिवोल्यूशन लाया ड्यूरिंग एरा ऑफ राजीव गांधी. तो आईटी रिवोल्यूशन आया. इंडियन डायस्पोरा बाहर गई, वो भी ग्लोबलाइज किए, वो अपना कल्चर वहाँ लेके गए, उनका कल्चर हमारे यहाँ आया. एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अब क्या इतने ही हैं? नहीं, और भी होंगे, बट दीज आर द थिंग्स विच वी कैन राइट. सो ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया. सबसे पहले सोचो कि भाई सरकार ने हमारा लिबरलाइज किया, तो पहला तो सरकार का रिफॉर्म हो गया, एफडीआई को लिबरलाइज किया, पैसा लेके आ सकते हैं. आईटी कल्चर रिवर किया तो कैपिटल लेके आ सकते हैं. इंडिया डायस्पोरा गई, कल्चर का एक्सचेंज हुआ. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपिटल डेवलपमेंट. अब एग्जाम्पल देख लो, 1991 का रिफॉर्म क्यों हुआ. ड्यू टू बीओपी क्राइसिस, करना ही था. एफडीआई लिबरलाइज मतलब इट अट्रैक्टेड द ग्लोबल कैपिटल एंड ग्लोबल एमएनसीज ऑल्सो. आईटी रेवोल्यूशन में लेड बाय फर्म्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इंडिया में रेवोल्यूशन हुआ. दीज वर द ड्राइवर्स. एक बार शुरू हुई, लगातार फिर उसको परपेचुअली फ्यूल करते गए. देन इंडियन डायस्पोरा क्या हुआ. ट्रेड इनोवेशन, रेमिटांसेस आना शुरू हो गए बाहर से. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दिस एसईजेड, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना शुरू कर दिया हमने. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया ताकि बाहर से जो लोग आएँ उनके लिए हमारे पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, सो दैट उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो जाए. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब देखो ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इसका हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ होगा. ठीक है. तो पहले देखते पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था. ये ग्लोबलाइजेशन होने से हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ. तो वी अंडरस्टैंड. सेकेंड. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ होगा कि भाई पहले तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हुआ. रैपिड जीडीपी ग्रोथ हो गया. राइट, हम 8.8% से अभी 8.8% ईयर ऑन ईयर हम लोग ग्रो कर ही रहे हैं. ठीक है. इंडिया बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय फॉर नाउ. एंड इट हैज़ प्रोजेक्टेड टू बी थर्ड. अब पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, प्रोजेक्टेड टू बी ए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028. सर्विस सेक्टर ग्रू 48 to 51% अब कंट्रीब्यूट करता है इंडिया से एक्सपोर्ट में, सर्विस सेक्टर अलोन. ठीक है. एंड जीडीपी में ऑल्सो इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 40 to 48% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है. राइजिंग एफडीआई, यस. सो दीज आर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस. उससे क्या हुआ. देखो हमारा ग्लोबलाइजेशन का पूरा पर्पस फिल हो रहा था, है ना, कि ट्रेड बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, कैपिटल ग्रोथ हुआ, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. इकोनॉमिकल ग्रोथ में ये सारे कुछ तो होंगे. ठीक है. इनोवेशन, रिसर्च लाइक सेक्टर्स इन सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा बढ़ा हमारे यहाँ. सो अब थोड़ा यही 3 इंडस्ट्री में 2 इंडस्ट्री में हुआ होगा. नहीं, यू कैन जस्ट राइट, आई एम गिविंग यू पर्सपेक्टिव, आपके पर्सपेक्टिव खोल के दे रहा हूँ मैं. देन पॉजिटिव इम्पैक्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में हुआ. अब यही दोनों हुआ होगा क्या. नहीं, और भी होगा. कल्चर में भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बट सिंस यहाँ इकॉनमी है तो हम इकॉनमी पे ही लिखेंगे. इकॉनमी का सब्जेक्ट है तो इकॉनमी पे ही लिखेंगे. अब कल्चरल नहीं लिखने चले जाएंगे. ये नहीं लिखेंगे कि भाई हमारा इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बढ़िया हो गया एंड हमारा जो स्टोलन एंटीक्विटिक्स थे वो वापस आ रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ये भी है कि एंटीक्विटिक लौट के आ रहे हैं, बट क्या लिखेंगे यहाँ पे. नहीं लिखेंगे. लिखेंगे जहाँ GS2 में बात, GS1 में बात होगी उसकी. तो सो अभी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो हमने डेफिनेशन लिखा है, लेट्स स्टिक अराउंड इट, ताकि हमारे पास पॉइंट कंसोलिडेट करने के लिए बने होंगे. तो बहुत सारे एस्पेक्ट. ठीक है. ये मत सोचना कि सर यही 2 थोड़ी हैं. तो बताओ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यस, एक्सेस टू ग्लोबल R&D, AI, फिनटेक, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का हमें एक्सेस मिल गया. ठीक है. अब जरूरी नहीं कि हर चीज़ का रिसर्च, जैसे मान लो हमारा जो इंजन्स चलते हैं AMD के इंजन्स. ठीक है. जो देखते हो आप, वैग, वैप, ये सब है ना. WDP देखते होगे, इंजन पे लिखा रहता है क्या, ये वाइड गेज डीजल पैसेंजर, या WDG वाइड गेज. दे यू सी व्हाट यू विल सी कि सर ये एल्को का आया है, ये AMD का आया है सर, नाल्को का. सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है जिनकी आ रही हैं ऐसे ऐसे इंजन्स आ रहे हैं, या US कंपनी है, एल्स्टैम है, वो सब आ रहे हैं. तो अंडरस्टैंड क्या हुआ इससे. अंडरस्टैंड कि R&D आया, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र हुआ. अभी जैसे रिसेंटली अभी हम क्या क्लॉड, AI, ChatGPT, इंडियन तो कुछ भी नहीं है हमारे पास. वी आर जस्ट ब्रिंगिंग इन व्हाट, द फिनटेक कंपनीज के फैसिलिटीज़. एंड देन ब्रेन ड्रेन को हमने रिवर्स किया है. ठीक है. ब्रेन नहीं, इट इज़ ब्रेन ड्रेन. जो नॉलेज हमारे यहाँ से बहकर बाहर चला जा रहा था उसको हमने रोकने की कोशिश करी है. ठीक है. इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, जैसे अभी देखो, अभी रिसेंटली लिबरलाइज करके स्पेस सेक्टर को सरकार ने लिबरलाइज किया. स्काई रूट एंड देन अग्निकुल,
कॉस्मोस, ऐसे बहुत सारे निकल के आए हैं अपने यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स इन स्पेस इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट 300 के आसपास हो गए हैं. सो दीज वर अर्लियर गोइंग टू, बिकॉज उनको अच्छी सैलरीज नहीं मिल रही थी, अच्छे प्रोफेशंस नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, दे वर गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज. नाउ वी हैव स्टॉप देम, वी हैव built the infrastructure here itself, we have given them. And then we are also nearly 1/3 of Silicon Valley tech workforce is Indian origin. तो Indian origin से क्या हो रहा है कि remittances आ रहा है, that is what we did, culture and people का exchange हुआ, इससे क्या आना शुरू हुआ हमें, इससे हमें remittances आना शुरू हुआ है. So these are the positive impact of globalization. हैं बहुत सारे, ये बस आपको पर्सपेक्टिव खोल रहा हूँ, इतना सारे लिखने, इतना सारा मैं 5 भी याद आ गया तो इतना ही अनफ है आंसर के लिए. देन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई. हाँ कैसे लिखो, के शेप्ड ग्रोथ हुआ, जहाँ पे आया वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, जहाँ पे नहीं आया वहाँ तो बहुत ही गरीबी आ गई. ठीक है, रिमेंबर लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था के शेप्ड. देन इकोनॉमिकल सॉवर्निटी हमारा हो गया. सॉवर्निटी क्या है, संप्रभुता है, संप्रभुता पे हमारा वो हो गया, बैरियर की तरह क्रिएट हो गया. क्यों, क्योंकि अब हम जो चाहें अपने मन से नहीं कर सकते हैं, हमें ये ध्यान रखते हुए करना होगा कि हमारा ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा. कि हम सिर्फ ट्रेड पॉलिसी अपने लिए नहीं बना सकते हैं, ट्रेड पॉलिसी हमें ये देख के भी बनाना होगा कि इससे हमारे ट्रेड, हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर हमारे यहाँ हैं या फिर हमारे प्लेयर्स जो बाहर हैं, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है. प्लेयर्स यहाँ क्रिकेट प्लेयर्स की बात नहीं हो रहा, स्पोर्ट प्लेयर नहीं, इकोनॉमिकल प्लेयर्स की बात हो रही. सो हमारी सॉवर्निटी खत्म हुई कि हम अबे हमारा अभी जो हमारा पॉलिसीज़ होगा, इट हैज़ टू बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ा, इम्पैक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी में सॉवर्निटी इम्पैक्ट हुआ हमारा. देन राइजिंग रूरल, दिस इज रूरल नहीं रूरल, रूरल एंड अर्बन इनकम डिस्पैरिटीज, वही ऐसे लिखो, ऐसे बनाना, के शेप्ड हुआ. देन अब बताओ, बाहर के मल्टीनेशनल प्लेयर्स जब आ जाएंगे तो हमारे यहाँ छोटी जो MSME सेक्टर्स होंगी उनके लिए हार्ड कंपटीशन हो गया. जैसे मान लो वॉलमार्ट, अमेजोन आने से क्या हुआ, हमारे नुक्कड़ वाले दुकान खत्म होने लग गए, उनसे कम्पीट नहीं कर पाए. अभी जैसे मान लो आप कहीं भी एक चेयर लेने गए, ठीक है, तो आप उनको बोलते हो जाके भैया ये चेयर तो आप 3,000 का दे रहे हो, ऑनलाइन तो हमें 2,000 का मिल रहा है. अब ऑनलाइन 2,000 का मिल सकता है ये चेयर, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वो बल्क सप्लायर है, उनके बीच में वेयर हाउस नहीं है, उनके बीच में सॉरी शोरूम नहीं है, उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, आपके और उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें नहीं है. सो दे कैन गिव यू, बट जो यहाँ पे खोल के बैठा है हमारे कॉर्नर वाले दुकान पे, कॉर्नर शॉप पे, उनके पास तो नहीं है वो सारी फैसिलिटी. उनको तो सर्व करना है, बिजली सर्व करना है, स्टाफ सर्व करना है, सब कुछ सर्व करना है. सो दे कैन नॉट. सो वॉट दीज हैव कम एंड दे हैव कंप्लीटली स्वॉलोड, कंप्लीटली तो भी नहीं बोलेंगे बट हैव द कंप्लीटली स्वॉलोड. तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल बिजनेस पे असर पड़ा. क्या, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट तो हुआ है बट स्मॉल बिजनेस पे चीप इंपोर्ट्स अफेक्टेड द ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, MSMEs. अभी देखो एक क्राफ्टमैनशिप, कितना क्राफ्ट लगा के एक आर्ट तैयार करता था. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, नाउ दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली. अब वो तुरंत CNC मशीन से, चाइनीज़ इंपोर्ट से, वेरियस चीप इंपोर्ट से इशू हो गया. अब देखना ये जो इशू बन रहा है हमारा, जब गवर्नमेंट की एक्शंस कहेंगे इस पर तो यही बनेगा. क्यों, इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट लगाएगी, है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी सरकार. तो दिस यहीं से हमारा जो इम्पैक्ट होगा, इसी को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होंगे, राइट. तो एंड MSMEs एंड स्मॉल रिटेलर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा. इसको वो एक टर्म लिख लो, इसको लिखना जैसे मैंने आपको पढ़ाया अभी वॉलमार्ट, तो ये लिखना वॉलमार्टाइजेशन, ठीक है, ये राइट दिस. आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो इस टर्म को, वॉलमार्टाइजेशन, ठीक है. एंड वीक लोकल एंटरप्राइजेस, ठीक है, इनको वीकनेस ऑफ व्हाट, वीकनेस ऑफ कंपटीशन, वीकनेस ऑफ डिलीवरी, सब कुछ का. क्योंकि ये आर्टिजन हैंडक्राफ्ट बना के इसी आइटम को 4,000 में बेचेंगे और यही मशीन से CNC कट से 400 रुपये में मिल जाएगा. तो जिनको आर्ट की कदर होगी वो कितने ही लोग हैं. लोगों को तो यूटिलिटी के लिए चाहिए, यूटिलिटी ये भी सर्व कर रहा है, यूटिलिटी ये भी उतना ही सर्व कर रहा है. ये 4 मिनट में बना हुआ है, ये 40 घंटे में बना हुआ है, इसकी कीमत होगी 4,000, इसकी कीमत है 400. सो ऑब्वियसली पीपल विल गो टुवर्ड्स दिस, दे आर जस्ट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कैनिबलाइजिंग दिस. देन कॉर्पोरेट डोमिनेंस, यस एवरीथिंग इज नाउ कॉर्पोरेट बेस्ड, सब कुछ. जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ MNC ओवर प्राइसिंग, सप्लाई चेन, कंज्यूमर मार्केट, सब चीज़ जैसे बताया आपको, जैसे अमेजोन और बड़े बड़े कंपनियां हैं वो क्या, फ्लिपकार्ट क्या कर रही हैं, दे आर ईटिंग अवे द लोकल आर्टिजन्स. देन सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस, इस पर भी असर पड़ा, ठीक है. ओवर डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट एंड वनरेबिलिटी क्रिएट हो गया. जैसे मान लो अभी हॉर्मोज का बंद हुआ तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन ही था, चलो ये तो नेसेसरी था, बट नाउ डिफरेंट इंपोर्ट्स विल हैव इम्पैक्टेड. सोचो उस देश के लिए जिस देश में इसी हॉर्मोज के थ्रू, एक मिनट, इसी हॉर्मोज के चोक पॉइंट के थ्रू जा रहा था सामान, इनके लिए तो इम्पैक्ट हो गया.
तो उसी तरीके से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है कुछ ना कुछ चीज़ का, ठीक है। तो इट इज़ ओवर डिपेंडेंस ऑफ इम्पोर्ट क्रिएट्स वनरेबिलिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट बिकम्स API from China. This is not ABI, this is API. 1 second. API. What is API? This is active, लिख लो, active pharmaceutical ingredients. हमारा मार्केट है बहुत बड़ा फॉर व्हाट, फॉर लेट्स से फॉर फार्मास्यूटिकल्स हमारा मार्केट है बहुत बड़ा, बट स्टिल वी आर प्रोक्योरिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम चाइना, then neon gas from Ukraine. These are what, these are just giving you a few examples. So we are dependent completely on the global market, global player for our imports. इसी तरीके से अब देखो ये हो गया, ये हो गया। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ लिए तो कुछ वे फॉरवर्ड होगा, बट नाउ अंडरस्टैंड एक और चीज़ हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि सेल्फ रिलायंट, कि सेल्फ सस्टेन। तो जब हम सेल्फ सस्टेनिंग की बात कर रहे हैं तो हम LPG की बात क्यों कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सेल्फ सस्टेन होना चाहते हैं। तो अगर हम सेल्फ सस्टेन होना चाहते हैं एंड आत्मनिर्भरता की बात करें तो देयर आर कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस। तो आ जाओ, यही सवाल है कि ग्लोबलाइजेशन वर्सेस आत्मनिर्भर भारत का आप कैसे देखते हैं। देखो, आत्मनिर्भर भारत इज कॉम्प्लीमेंटिंग ग्लोबलाइजेशन rather than opposing it. ये आपका पहला आंसर होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट कि आत्मनिर्भर भारत complements globalization rather than opposing it. How? We are supporting globalization. We are not only talking about globalization or completely closing our trade. We are supporting globalization, that is produce locally and compete globally. तो उसमें क्या है, सबसे प्राइम एग्जांपल MSME को हम प्रमोट कर रहे हैं, देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्पलरी प्रोडक्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, देन लीडर इन ग्रीन टेक, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स बनाया हमने, ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। दीज आर व्हाट, दीज आर वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग प्रोड्यूसिंग लोकली एंड कम्पीटिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स हम इंडिया ने प्रपोज किया, ठीक है। देन रेजिलियंट सप्लाई चेन थ्रू पार्टनरशिप्स, लाइक कैसे क्वाड सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव शुरू किया हमने। सो दीज आर व्हाट, दीज आर जस्ट नॉट completely setting our business. We are promoting local, but we are integrating it to the international market. So आत्मनिर्भर है, बट आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी को कम करनी है, हमें जो वनरेबिलिटी दिखी है उनको कम करनी है। एंड देन डिजिटल ट्रेड यूजिंग UPIs, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, वन नेशन वन, so ONDC, that is ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, गवर्नमेंट ने शुरू किया, ठीक है, सो दैट एनीबडी कैन कम एंड बिल्ड देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेजेंस, सो कनेक्टिंग कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स। तो UPI, AEP, दीज आर व्हाट डिजिटल ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से भी कोई आया तो अपना ट्रेड कंज्यूमर ढूंढ सकता है, और जो डोमेस्टिक सेलर है वो भी अगर इंटरनेशनली बेचना है उसको वो ONDC पे एज अ प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजोन वैसे गवर्नमेंट ने बनाया इसको। देन स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग करना है, हमें याद रखना कि ग्लोबलाइजेशन और आत्मनिर्भर में ये है कि दिस इज स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग। डीकपलिंग तो है, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ तो जा रहे हैं, बट स्ट्रैटेजिकली, ऐसा नहीं कि हम दोस्ती हो जाएं और ऐसा ही नहीं कि कंप्लीटली कट हो जाएं, ठीक है। सो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन मोनोपोलीज, एग्जाम्पल इंडिजिनस प्लेटफॉर्म लाइक UPI, ONDC, रूपे, इसमें अपना बना रहे हैं ताकि हम सिर्फ वीज़ा पे डिपेंडेंट नहीं रहे, है ना, पेमेंट सिस्टम के लिए सिर्फ मास्टर कार्ड पे डिपेंडेंट नहीं रहे। ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स की हम सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है सेलर के लिए, हमारे पास अपना भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या होगा कि रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आत्मनिर्भरता को प्रमोट कर रहे हैं। सो इसका इम्पैक्ट क्या है, सॉरी आई एम स्टिल नॉट फुल्ली रिकवर्ड, बट ओके फाइन, वी हैव टू स्टार्ट। ओके, रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है। तो कैसे प्रोटेक्शनिज्म कैसे शुरू हो रहा है कि हम टैरिफ हाइक्स देख रहे हैं, देखो US टैरिफ हाइक कर रहा है, इंडिया टैरिफ हाइक करता है, इंडिया ऑलरेडी हैड हाई टैरिफ, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, इंपोर्ट कोटाज हमने किया हुआ है, सो दैट इससे ज़्यादा पे इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, सो दैट आर लोकल प्रोड्यूसर्स डू नॉट गेट हैम्पर्ड। देन लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स, है ना, जैसे हम वोकल फॉर लोकल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया। US चाइना ट्रेड वॉर से देखो,
ऑनशोरिंग एंड लोकलाइजेशन हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्म नाउ. व्हाट इज ऑनशोरिंग एंड व्हाट इज लोकलाइजेशन? देखो, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये पढ़ाऊंगा. यू विल टेल मी 4 थिंग्स, आप लिखोगे कमेंट में. ऑनशोरिंग, ठीक है, ऑफशोरिंग, देन देर इज फ्रेंड शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग, एंड देर इज आउटसोर्सिंग. ठीक है, यू विल टेल मी ऑल दिस थिंग्स कि क्या है इनका डिफरेंस. देन करेंसी मैनिपुलेशन होगा. कर देखो, चाइना अपनी करेंसी मैनिपुलेट करती है, इंडिया ने भी अपनी करेंसी मैनिपुलेशन किया है. देन वीक मल्टीलैटरलिज्म. इससे क्या होगा कि देखो, अगर हम ग्लोबलाइजेशन से मूव कर रहे हैं तो हमने डिफरेंट FATF साइन कर रखा है, डिफरेंट हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक CEPC साइन कर रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA साइन कर रखा है. तो ये सब क्या होगा, ये सब वीक हो जाएगा, राइट. सो दिस इज द इम्पैक्ट. देखो, इम्पैक्ट ऑन माइक्रो स्टेबिलिटी क्या होगा कि ट्रेड पे असर पड़ेगा, एक्सचेंज रेट पे असर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लो पे, इन्फ्लेशन पे, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ, WTO डिस्प्यूट्स, सप्लाई चेन, सब पे इफेक्ट पड़ेगा. जो याद आ जाए लिखो. क्वेश्चन पूछ दिया अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे तो ये लिख देना. नॉर्मल इफेक्ट पूछेगा तो ये सब कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी चीज़ लिखो. जैसे ट्रेड पे क्या होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कम करने में मदद होगा हमारा. ठीक है, CABM एक हमारा सबसे बड़ा मेजर हेडेक हो जाता है. जैसे हम यूरोपियन जाते हैं तो हमारा कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट, हमारा टैक्स लगता है वहाँ पे, दैट इज इसको ग्रीन टैरिफ भी बोलते हैं. देन एक्सचेंज रेट, ऑब्वियसली अगर यूएस फेड अगर अपने इंटरेस्ट रेट में कुछ हाइक करती है, अगर मान लो US बोलती है कि अब हम 15% देंगे आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो क्या होगा, जो हमारे यहाँ का जो ट्रेडर्स है, हमारे सॉरी इन्वेस्टर्स जो FDI है, वो क्या होगा, अपना पैसा निकाल के बाहर चला जाएगा. तो इसको बोलते हैं फेड टेपरिंग. अगर US का फेडरल रिजर्व कुछ टेपरिंग करता है तो इससे फेड टेपरिंग पे हमें असर पड़ेगा. इसी को बोलते हैं US फेड रेट हाइक, इसको फेड टेपरिंग बोलते हैं. अगर वो करते हैं तो हमारे यहाँ से FDI तुरंत निकल के जाएगा बाहर, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं अपना पैसा यहाँ ही रख देता हूँ FPI को, और मुझे 15% मिल रहा है, तो क्यों मैं यहाँ 8% में माथा खपी करूँ. ठीक है, उस तरीके से. इन्वेस्टमेंट फ्लो, हॉट मनी, दिस इज हॉट मनी, जिस मनी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी आया कभी भी चला जाएगा, जैसे FPI. इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम जब बाहरी सामान को अपने देश में लाने नहीं देंगे तो हमारे यहाँ जो आर्टिजन्स हैं उनके सामान तो महंगे होंगे, राइट. और सिर्फ ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, अगर मान लो हमारे सामान ही दूसरे देश गए और वहाँ पे उस पर टैरिफ बहुत ज़्यादा है तो हमारे देश का सामान उनके यहाँ महंगा हो जाएगा, और जब हमारा देश का सामान उनके यहाँ महंगा हो जाएगा तो दे विल अवॉइड बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम आवर कंट्री, बिकॉज हमको एक्सक्लूसिव सामान तो नहीं बेच रहे हैं. वो तभी हो सकता है जब उसका कोई रिप्लेसमेंट हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव मैकबुक एयर या फिर वी हैव एप्पल प्रोडक्ट. अगर मानते हैं कि जिसको एप्पल लेना है तो अब उस पर कितना भी गवर्नमेंट हाइक कर दे, पीपल विल बाई इट, बिकॉज देर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर इट. जो एप्पल चाहिए उनको एप्पल चाहिए. और अगर मान लो क्वालिटी फ़ोन की बात करते हो, कितनी क्वालिटी फ़ोन है हमारे पास, सैमसंग है, एप्पल है, और एक दो और इधर उधर चले जाएंगे तो विल गो टू इट्स अदर, इट इज़ नॉय नॉट नॉइज वॉट नथिंग है, देन अदर ब्रांड्स लाइक सम अदर, वी हैव XYZ ब्रांड. तो क्या होगा उस पर, हमारे पास ऑप्शन कम है. तो अगर कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं बना रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट महंगे भी हो जाएंगे तो हमारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी. सो इसके ऊपर इन्फ्लेशन भी पड़ेगा, चाहे हमारे यहाँ पड़े चाहे वहाँ पड़े. एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ पे भी होगा. ठीक है, जैसे देखो वे प्रोटेक्शनिज्म की तरफ अगर बढ़ रही है US, तो H1B1 वीज़ा का उन्होंने पूरा नॉर्म चेंज कर दिया, उसको महंगा कर दिया, उसका एक्विजिशन टफ कर दिया. सो एनी कंपनी हु वर सपोज टू कॉल पीपल फ्रॉम आर कंट्री टू वर्क देयर विल नॉट बी एबल टू कॉल, बिकॉज H1B1 वीज़ा इज़ नॉट वेरी एक्सेसिबल. देन WTO के डिस्प्यूट में एस्केप क्लॉज यूज़ करते हैं. जैसे मान लो इंडिया सोलर प्रोडक्शन करता है, सोलर प्रोडक्शन में देयर इज WTO का अलग से नॉर्म है उस पर, बट हम स्टिल उसके ऊपर ओवर एक्सपेंशन करते हैं, ओवर सब्सिडाइज करते हैं, तो हमें एस्केप क्लॉज का यूज़ करना पड़ता है. और सिर्फ हम ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, देयर वेरियस कंट्री यूजिंग इट. सप्लाई चेन, यस, सप्लाई चेन में हम क्या कर रहे हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो डिसरप्ट हो जा रही है. जैसे पैंडेमिक से हुआ, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से होता है, किसी भी तरीके से करो ये हो जाता है. तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है. और अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देख लिया तो हमने ये भी देखा कि आत्मनिर्भरता भी क्यों ज़रूरी है. वाई वी नीड टू मूव टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, बिकॉज ये सारे फ्लॉज हैं. वी नीड टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ कि भाई ट्रेड का क्राइसिस देखना है हमें, एक्सचेंज रेट का क्राइसिस भी देखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लो का क्राइसिस भी देखना है, इन्फ्लेशन का क्राइसिस देखना है, सप्लाई चेन में रेजिलियंस लाना है. सो हमें जब भी ग्लोबलाइजेशन और आत्मनिर्भरता भारत के बीच में कंपैरिजन पूछा जाए तो सब कुछ लिखने के बाद आपका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि इंडिया मस्ट फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग rather than
कंप्लीटली आइसोलेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, जो कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। सो ये रहा ग्लोबलाइजेशन, वी आर डन विथ ग्लोबलाइजेशन का पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर करेंगे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखना, हम लोग पहले क्वेश्चन एड्रेस कर लेंगे, उसके बाद से इंडस्ट्रियल सेक्टर करने के बाद रिमेंबर इसमें हम लोग अलग अलग पार्ट्स में मूव करेंगे, जैसे पीएलआई देख लेंगे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशंस देख लेंगे। इसके देखने के बाद हम लोग मूव करेंगे डिफरेंट एमएसएमई, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर ही हो गया, फिर एमएसएमई कर लेंगे। एमएसएमई खत्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बचेगा, लगे हाथ हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी कर लेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कर लेंगे, एंड देन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, विल डू दिस। और ये बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, सो आपको एक दिन में दो दो लेक्चर करके मिल जाएंगे, ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके। इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, बट अगेन इसके बाद से हमारा जितना भी 14-15 होगा वो छोटे छोटे लेक्चर में और एक दिन में दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद से एक बार अगर हम देख लें सिलेबस में, तो हमारे सिलेबस में क्या बचेगा, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया हमने, इसी में हम डिफरेंट ग्रोथ्स भी कर लेंगे, देन इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में अब क्या क्या है ये देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेट्रा लिख दिया यूपीएससी ने, बहुत स्वीटली लिखा है ये चीज़, तो कुछ भी पूछ सकती है। तो हम जितना भी पीवाईक्यूज आया है और जितना भी अवेलेबल है, लोग इंडस्ट्री में जितना कर रहे हैं हम सारे कर लेंगे। तो ऐसे करेंगे ना, देखो ये बड़े बड़े लेक्चर तो नहीं कराऊंगा इसके, ठीक है। तो एनर्जी का एक छोटा लेक्चर होगा, पोर्ट का एक छोटा लेक्चर होगा, रोड का एक छोटा लेक्चर होगा, एयरपोर्ट का होगा या रेलवे का होगा, या फिर या तो ऐसे करा दूंगा, या देखूंगा कि अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं देखो अननेसेसरी नहीं पढ़ाऊंगा कि एनर्जी क्या है, रिपोर्ट क्या नहीं, बस उतना पढ़ेंगे कि इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा, देखो इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि करंट स्टेटस पढ़ेंगे, ठीक है। बता देता हूँ देखो कैसे पढ़ेंगे इसका, मैं ये बता भी देता हूँ आपको, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ इट। देखो किसी भी सेक्टर का स्टेटस पढ़ेंगे, डेटा करंट क्या है कि उसका स्टेटस अभी क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल क्या है, चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। यही हम करेंगे सारे अपने उसके लिए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए, ठीक है, कि करंट स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, पोटेंशियल क्या है, लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होगा, ठीक है। देन उसके बाद से इन्वेस्टमेंट मॉडल करेंगे, एंड वी आर डन विथ आर इकोनॉमी। हम 13 तक मैं ख़त्म कर दूंगा इसको, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर नाउ, सो वी आर डन विथ आर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। थैंक यू, जॉइन दिस फॉर योर नोट्स एंड दिस वन फॉर लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुडे इटसेल्फ, ओके।